नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं मनीष भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई मनीष सर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामने लिखा हुआ अंतिम प्रहार। और ये अंतिम प्रहार क्या है? ये है जी कल 8 मार्च के लिए। कल का दिन 8 मार्च। सबकी बहुत बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनको तैयारी करनी थी उन्होंने बहुत बढ़िया से बढ़िया कर ली है। अब आज का जो दिन है वो मैं चाहता हूं कि एक बार कुछ कुछ कमी रह जाए तो उसको अपन पूरा कर लें। मैं आज के दिन आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन एक एक टॉपिक अपन करेंगे। वन बाय वन कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर का आज पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किया जा सके। पूरे के पूरे 14 के 14 चैप्टर का आज अपन कोशिश करेंगे कि पोस्टमार्टम किया जा सके। और वो कैसे किया जा सके जी मेरे प्यारे बच्चों? वो ऐसे किया जा सके कि कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर सकें, और कुछ जो टॉपिक्स हैं चुनिंदा टॉपिक्स उनके बारे में आज अपन यहां पे कुछ बातें करें। जैसे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स में अगर मैं उनका नाम लेके आऊं तो प्यारे बच्चों, चुनिंदा टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर। प्यारे बच्चों, टॉपिक आपका एसी जनरेटर। प्यारे बच्चों, वो चुनिंदा टॉपिक में जिसका नाम है एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट। प्यारे बच्चों, वो चुनिंदा टॉपिक में नाम है गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, G2A G2V का कन्वर्जन। प्यारे बच्चों, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हो सकते हैं आपके और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ज्यादा आपका समय ना लेते हुए हम आज का अपना टॉपिक चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबने बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है ऐसा अपन मान के चल रहे हैं प्यारे बच्चों। और जो अपन आज का जो चीज चालू करने वाले हैं वो देखो, सबसे पहले पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन नंबर डी, जो कि आपका 8 नंबर का है। और सेक्शन नंबर डी जो आने वाला है वो आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 9 से। तो पहले अपन 7 का सल्टारा करते हैं जी पूरा का पूरा। देखो जी, चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला पहला जो टॉपिक अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर। और नंबर सेकंड जो है वो है आपका एसी जनरेटर। और नंबर थर्ड जो अपना है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? एसी जनरेटर के अलावा एलसीआर सर्किट। अगर आपने ये कर लिया तो आप समझ लो यहां से आपने अपने खुद के 4 नंबर पक्के कर लिए हैं। 4 मार्क्स आपने पक्के कर लिए हैं। अब देखते हैं जरा उसके बारे में एक बार जरा अपन चर्चा करते हैं, है ना? तो ये लो जी आपका टॉपिक, और इसका नाम है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर के बारे में एक बार अपन पूरी की पूरी जिक्र कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस किस तरह से काम करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना? ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या है? विच इज यूज टू चेंजिंग द एसी वोल्ट। एसी वोल्ट को चेंज करने के काम आती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या काम करती है जी? ये एसी वोल्ट को चेंज करती है। ठीक है, क्या काम करती है? ये एसी वोल्ट को चेंज करती है। जैसे एसी वोल्ट होता है ना, तो एसी वोल्टेज, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसका मार्कर अपन बदलते हैं। ये लो जी, है ना? और एक बार को आप चलो, ठीक है। देखो, एसी वोल्टेज जो होता है ना, उस एसी वोल्टेज को चेंज करने में काम आता है। अब चेंज कैसे करेगा? या तो ज्यादा करेगा या कम करेगा। अरे भाई, चेंज कैसे करेगा? या तो ज्यादा करेगा या मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा? कम करेगा। ज्यादा करेगा तो उसको कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कम करेगा तो उसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहली पहली बात, ट्रांसफार्मर करता क्या है जी? एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम किसका है? ट्रांसफार्मर। कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर? 2 टाइप के। कौन कौन सा? नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर।
जो उच्च करता है ऊंचाई, जो कम करता है उसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखो क्या काम करता है, विच इंक्रीज द एसी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज द एसी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। आपसे पूछ ले कि भाई ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसका मतलब एक कॉइल में अगर इसमें चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी कॉइल में अपने आप क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं किसकी, कंस्ट्रक्शन की, देखो इसके सबसे पहले पहले कंस्ट्रक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके अंदर क्या क्या बना होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन कोर होती है इसके अंदर क्या होती है, एक आयरन कोर होती है, दो इसमें कॉइल अलग से होती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ध्यान से सुनना, एक इसमें आयरन कोर होती है मेरे प्यारे बच्चों। आयरन कोर किसकी बनी होती है, लेमिनेटेड शीट होते हैं। आयरन कोर में क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं, जो सॉफ्ट ट्रांसफार्मर जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर से मिलकर बना होता है, लेमिनेटेड शीट होती है उसके अंदर, मोटी मोटी बात ये है ना, और वो इंसुलेटेड होती है। अच्छा, इसमें दो कॉइल होती है मेरे प्यारे बच्चों, दो कॉइल आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये आ गई जी प्राइमरी कॉइल, एक आ गया जी ये सेकेंडरी कॉइल। ये P1 से लेके P2 तक जो है ना, ये प्राइमरी कॉइल होगी। ये S1 S2 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कॉइल होगी। तो दो कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, ये लेमिनेटेड कोर होगी। अच्छा, ये आयरन कोर जो होती है ना, आयरन कोर इससे भी इंसुलेटेड, इससे भी इंसुलेटेड और अपने आप भी इंसुलेटेड होती है। ठीक है, चलते हैं, मेरी बात सुनो, दो कॉइल इसके अंदर हो गया। अच्छा, जो प्राइमरी कॉइल होती है इनपुट से जुड़ी होती है, जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो आउटपुट से जुड़ी होती है। चलो खत्म बात, आगे चलो, है ना। अब सुनो, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है वो प्राइमरी कॉइल पे दिया जाता है, इसका मतलब इनपुट है ना, अल्टरनेट करंट दे रहे हैं अपन, है ना, तो वो वहां पे दिया जाता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। अच्छा, इसके आगे मैं बात करूं इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग के लिए देखो मैंने भाई साहब क्या किया, मैंने इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट दिया। अब अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा था, तो अल्टरनेट सोर्स ईएमएफ दे दिया अपन ने। क्या दे दिया जी, अल्टरनेटिंग सोर्स ईएमएफ बराबर, देखो जरा, ईपी बराबर कितना, ई नोट साइन ओमेगा टी। ईपी बराबर कितना, ई नोट साइन ओमेगा टी अपन ने यहां से प्रोवाइड करवाया। और जैसे ही यहां से प्यारे बच्चों प्रोवाइड करवाएंगे अपन, तो क्या होएगा, देखो जैसे अल्टरनेटिंग प्राइम, ये क्या करेगा, अपन ने ईएमएफ उसको दिया ना, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, तो द अल्टरनेटिंग प्राइमरी करंट इंड्यूस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें क्या होएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा। अब क्या होता है, जैसे आयरन कोर के अंदर होता है, बिकॉज द कोर एक्सटेंड थ्रू द टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे कॉइल्स के कारण क्या होता है, इसमें इंडेक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, वो चेंज होता रहता है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होएगा वो कितना चेंज होगा, देखो अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट इज सेम फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो ई आएगा ना ईएमएफ, वो कितना आ जाएगा, डी फाई अपॉन में डी टी। जो ईएमएफ इंड्यूस होएगा ना, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, है ना, तो डी फाई अपॉन डी टी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो डी फाई अपॉन डी टी कितना है जी, डी फाई अपॉन में डी टी। और पर यूनिट चक्कर के लिए वो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये बराबर होता है। इसका मतलब कितना आ जाएगा जी, ये इसका मतलब यहां से ये आ जाएगा, ई टर्न बराबर, ये देखो डी फाई अपॉन डी टी ईपी, यहां से क्या ले लेंगे अपन इसको, कि भाई ईपी अपॉन में एन पी बराबर आता है प्यारे बच्चों ई एस अपॉन एन एस। ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना बस तुम तो। ठीक है, यहां पे एनपी, ये एनपी कैपिटल एनपी है और ये कैपिटल एनएस है। ठीक है, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर, ये यहां से हो गया प्यारे बच्चों, ई एस अपॉन ईपी बराबर क्या हो गया, एनएस अपॉन एनपी। याद रखना, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। अब अगर मैं पावर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, पावर की अगर अपन बात करें तो पावर कितना आता है जी, P बराबर बताओ, पावर P बराबर होता है V इंटू में I। अरे P बराबर क्या होता है, V इंटू में I। पावर क्या होती है प्यारे बच्चों, P बराबर होता है V इंटू में I। होता है कि नहीं होता, एक सेकेंड, है ना। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू में I, इसका मतलब IP EP, ये लिख देंगे अपन यहां से, IP EP, P बराबर VI होता ना, तो V इंटू I। और ये सेम टू सेम किसके लिए, S के लिए, तो ES IS। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं IP अपॉन IS बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों ES अपॉन में EP।
और ई एस अपॉन ईपी बराबर क्या होता है, ई एस अपॉन ईपी बराबर होता है एन एस अपॉन एनपी। तो देखो ये तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला ये देख लो पूरा का पूरा, ई एस अपॉन ईपी बराबर आईपी, करंट उल्टा करते हैं, बाकी नंबर ऑफ साइकिल्स होगा। ओके, यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर रेशो हो गया जी। ठीक है, अब देखो यहां से इसकी इफिशियंसी की बात करो। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी मतलब आउटपुट अपॉन में इनपुट। अरे इफिशियंसी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आउटपुट अपॉन में इनपुट, तो आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो पावर की बात करेंगे अपन, अगर पावर की बात करोगे, इनपुट आउटपुट अपॉन में इनपुट, है ना। तो देखना एक बार, ठीक है, एक सेकेंड हटा देते हैं इसको पूरा। इफिशियंसी है ना, नीटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट, आउटपुट किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। तो कितना आ जाएगा, ई एस आई एस बटे में ईपी आई पी, ये आपका इफिशियंसी है। इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, तो इसको लिख दिया अपन ने 100%। ठीक है, एक बात याद रखना, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि एक चीज देखो आपसे पूछा जा सकता है कि जब ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर आप करंट वोल्टेज को चेंज कर रहे होंगे, तो करंट और वोल्टेज को जब चेंज करते हो तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो एज इट इज रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। अच्छा दूसरी बात और ध्यान से सुनो, अगर आपका वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल पर n गुना मल्टीपल हो जाता है, तो जो करंट होती है वो क्या हो जाती है, 1/n हो जाएगी आपकी प्राइमरी वाला। देखो यहां पे लिखा हुआ, ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन ए डीसी ट्रांसफार्मर चेंज एसी वोल्टेज करंट, इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी व्हेन एसी वोल्टेज रेज्ड एन टाइम, देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट रिड्यूस 1/n टाइम मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब चलते हैं बना, ठीक है। अब देखो इसमें एनर्जी लॉस, ये प्यारे बच्चों एनर्जी लॉस आप लोग, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये पढ़ लेना, इसको अंदर कॉपर लॉस, कॉपर वायर जो लगा होता है इसके अंदर, उसमें लॉस होता है, तो उसके कारण ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी में लॉस आएगा। आयरन सॉफ्ट आयरन कोर लगी होती है, उसमें लॉस होता है। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसके कारण लीकेज होता है, ठीक है। तो वो लीकेज हो गया, हाई स्ट्रेस लॉसेस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में चेंज की कारण हाई स्ट्रेस लॉस हो गया। और एक आपका आ गया क्या, मैग्नेटोस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार, इसमें अपन इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं एसी जनरेटर की मेरे प्यारे बच्चों। एसी जनरेटर क्या चीज होती है, एसी जनरेटर का काम क्या होता है, अल्टरनेट करंट को जनरेट करने का काम करता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि प्रोड्यूस करती है अल्टरनेट करंट, कहां से, जब आप उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हो। अगर आप एक ऐसी मशीन है जिसमें आप अगर उसको क्या देते हो प्यारे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी देते हो, तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा ये आपका, उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, फिर वो अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें बनाई हुई है वो सब तुम जानते हो। इसका प्रिंसिपल की बात करूं मैं, तो प्रिंसिपल इसके ऊपर, ये किसके ऊपर काम करता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब किसी कॉइल में करंट में चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है कि नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके ऊपर काम करता है। इसके अगर मैं पार्ट की बात करूं, तो देखना बच्चों जरा एक बार इसको गौर से देखना, एक बार आप यहां से, ये एक सेकेंड, ये आ जाता है ना, इधर देखो, इसमें एक पार्ट तो क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा एक तो आर्मचर हो गया ये वाला, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसको क्या कहते हैं, आर्मचर कहते हैं, ABCD, ये आर्मचर हो गया ABCD, जो इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इसको अपन क्या स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर रखते हैं, फिर इसको रोटेट करवाया जाता है। दोनों इसके साइड में क्या लगे रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट लगे होते हैं अच्छे खासे भारी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, R1 और R2, R1 और ये दो R1 और R2 होते हैं जो इसकी करंट की डायरेक्शन को ले जाने के लिए काम आते हैं। दो यहाँ पे ब्रश लगे होते हैं, ये हो गया आपका B1 और B2। अब यहाँ पे एक बार अपन सारी चीजें इनके बारे में देख लेते हैं जरा, ये क्या क्या बोल रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों,
देखो ये एक तो हो गया यहाँ पे क्या, आर्मचर। आर्मचर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगुलर आर्मचर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को, द कॉइल कैन बी रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, इसको घुमाया जा सकता है। फिर क्या है, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट का होता है नॉर्थ और साउथ पोल आर द पोल, पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन विच द अल्टरनेट कॉइल इज रोटेटेड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ना। फिर क्या लगा रखी है जी अपन ने, स्लिप रिंग। R1 और R2 क्या होती है, दो होलो मेटलिक रिंग होती है जो टू विच टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड, दीज रिंग्स रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल। ठीक है प्यारे बच्चों, दो इसमें ब्रश लगे होते हैं, B1 और B2। फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट होती है कार्बन रोड की, जो कि फिक्स्ड होते हैं और कॉन्टेक्ट के साथ लगे होते हैं। ये सारी चीजें होगी। अब देखो यहाँ पे वर्किंग की बात करते हैं अपन। वर्किंग की बात करें तो देखो, एज द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आर्मेचर कॉइल जो होती है वो रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो एंगल थीटा होता है ना प्यारे बच्चों, वो एंगल थीटा चेंज होता है। क्या होता है जी, वो एंगल थीटा क्या होता है, चेंज होता है। जैसे थीटा एंगल चेंज होएगा तो क्या होएगा, यहां पर एंगल थीटा क्या होएगा प्यारे बच्चों, चेंज आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर थीटा चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो जी, आप अच्छे से एक बात ये जानते हो कि जो फाई बराबर होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। अरे फाई बराबर बी ए कोस थीटा होता है कि नहीं होता? अगर आपने एंगल थीटा में चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे प्यारे बच्चों वहां चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज आ गया। तो जैसे अपन ने मान के चल रहे हैं कि स्टार्ट करने के लिए इसको कॉइल को परपेंडिकुलर मान लेते हैं प्लेन के, और जैसे ही अपन क्या करेंगे, ए बी को रोटेट करेंगे। ए बी क्या रहेगा, ए बी फ्रंट में रहेगा, सी डी क्या रहेगा, बैक में रहेगा, है ना। तो जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही चेंज आएगा तो मैग्नेटिक, एज द कॉइल इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, ए बी मूव इनवर्ड और सी डी मूव आउटवर्ड। तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा प्यारे बच्चों, चेंज आएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होता है, एक ईएमएफ यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यहां से इंड्यूस होने लग जाता है। तो वो ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं। अभी देखो फाई बराबर कितना, एन बी ए कॉस थीटा। अरे फाई बराबर कितना, एन बी ए कॉस थीटा। थीटा बराबर कितना लिख देंगे अपन, ओमेगा टी लिख सकते हैं अपन, थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर हो गया, तो इसका मतलब ई बराबर कितना, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो माइनस का डी अपॉन डी टी एज इट इज, फाई की जगह लिखेंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ई बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना आप, ये देखो ये रहा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो जैसे करोगे एन बी ए कोस ओमेगा टी का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का एन बी ए और ओमेगा और माइनस का साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो जरा एक बार इधर देखना, कितना आ गया ये, ई बराबर आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया प्यारे बच्चों। ये आया कि नहीं आया, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मान लेते इसको ई नोट मान लो। तो प्यारे बच्चों ई बराबर आप क्या, ई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो क्या? देखो क्या ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है? अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू की बात करूं तो करंट आई बराबर, तो इसका मतलब आ गया ई नोट बटे में आर, और ये आ गया प्यारे बच्चों साइन ओमेगा टी। और ई नोट बटे में आर क्या होता है, आई नोट। तो ये देखो यहाँ पे लिख रखा होगा, देखो ई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर कितना आ गया जी, आई नोट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी क्या होता है, अल्टरनेट, अल्टरनेट करंट होता है कि नहीं होता? तो ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग जनरेटर हो गया। अल्टरनेट करंट को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, जनरेट करता है। ये दोनों टॉपिक आप एक बार कर लेना, ये दोनों टॉपिक आप कर लेना प्यारे बच्चों, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, और अगले टॉपिक पे चलने के लिए अपन चलते हैं हमारे अंतिम प्रहार की तरफ। और देखो अपना जो टॉपिक था प्यारे बच्चों, वो टॉपिक था आपका ट्रांसफार्मर, हो चुका है। एसी जनरेटर अपना हो चुका है। ठीक है, कोशिश की है मैंने आपको 15-20 मिनट में करवाने की। अब अपन बात करते हैं एलसीआर सर्किट की। अब देखो एलसीआर सर्किट क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं अपन। एलसीआर सर्किट के बारे में जरा अपन इसको प्यारे बच्चों पूरा देखते हैं। एलसीआर सर्किट क्या होता है, किस तरह से
LCR सर्किट। देखो LCR सर्किट में क्या होता है, अल्टरनेट करंट का पार्ट है ना। तो अल्टरनेट करंट के अंदर अगर अपन बात करें LCR सीरीज सर्किट है आपके सिलेबस में। LCR क्या है प्यारे बच्चों, LCR सीरीज सर्किट आप लोगों के सिलेबस के अंदर है ना। तो LCR सीरीज सर्किट की बात करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखनी है यहां पे देखना। देखो अगर अल्टरनेट के साथ केवल अगर एसी सर्किट में केवल और केवल आर जुड़ा हुआ होता है, अगर एसी सर्किट में केवल और केवल आर जुड़ा हुआ है, या केवल और केवल एल जुड़ा हुआ है, या केवल और केवल सी जुड़ा हुआ है, देख लो एक बार, मतलब जब आर जुड़ा हुआ होता है ना तो एसी का और डीसी का बिहेवियर एकदम सेम टू सेम होता है, और उसमें जो फेज डिफरेंस आता है ना, फाई कला कोण, वो 0 डिग्री आता है। किसके बीच में, वी और आई के बीच। वी और आई के बीच जो कला कोण आता है ना वो कितना आता है, 0 आता है। दूसरी बात ध्यान से सुनो, जब केवल इंडक्टर जुड़ा हुआ होता है तो एसी का बिहेवियर डीसी का बिहेवियर दोनों अलग अलग आएंगे प्यारे बच्चों। एसी का बिहेवियर डीसी का बिहेवियर दोनों अलग अलग आएंगे। अच्छा अब सुनना जरा मेरी बात ध्यान से, यहां पे अब क्या होएगा, यहां पर जो वी होता है ना वो आगे चलता है आई से, और कितना फेज डिफरेंस होता है उसमें, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। कौन आगे चलता है, वी आगे चलेगा। देखो यहां लिख देता हूं, वी आगे चलता है, वी आगे चलता है। कितना चलता है जी, π/2 कोण से आगे चलता है हमेशा। अच्छा जब एसी के साथ केवल सी जुड़ा हुआ रहेगा तो आई आगे चलेगा वी से, कितना, π/2 का फेज डिफरेंस, तो आई आगे चलता है। आई क्या करता है बच्चों, आगे चलता है। कितना आगे चलता है, π/2 के फेज डिफरेंस से आगे चलता है। यह चीज आप क्लियर कर लेना यहां से, समझ गया मेरी बात को। अच्छा यहां पर जो XL, देखो यहां तो रेजिस्टेंस R हो गया, यहां तो क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस हो गया R हो गया। अच्छा जब इंडक्टर का जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं XL, और XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, याद रख लेना। और जो यहां से XC होता है उसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1/ωc। XC की वैल्यू कितनी होती है, 1/ωc। अब अपन बात करने जा रहे हैं LCR से। ये तो तीनों अलग अलग जुड़े होते, तो LCR में क्या करते हैं, तीनों एक साथ जोड़ते हैं। बनाओ जी डायग्राम बनाओ, सबसे पहले तो आओ 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 इधर आओ, बनाओ डायग्राम बनाओ इसको। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया है, ये हटा दिया मैंने, है ना। और ये बना दिया जी, ये L, ये C और ये R। इस L के ऊपर जो वोल्टेज है यहां ले लेते हैं अपन VL, यहां जो वोल्टेज ले लेते हैं मान लेते हैं VC, और यहां जो वोल्टेज है वो ले लेते हैं अपन VR। ले लिया कि नहीं ले लिया। अच्छा यहां से करंट फ्लो हो रही होगी, जो करंट फ्लो हो रही होगी वो ये सीरीज में लगने के कारण जो यहां से करंट जाएगी वो सब जगह क्या जाएगी प्यारे बच्चों, वो करंट जो जाएगी वो सब जगह सेम जाएगी। अब अपन मान लेते हैं कि जो आपने करंट यहां से दी है वो कितनी है, I = I0 sin ωt। कितनी करंट दीजिए इसको, I = I0 sin ωt। प्यारे बच्चों इसको करंट हमने प्रोवाइड करवा दी, I = I0 sin ωt। अब देखना जरा यहां से क्या होगा। तो आपको एक बात पता, अब अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। जो इसका कला आरेख है ना वो कला आरेख इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले पहले क्या आपको LCR सर्किट बनाना है, LCR सर्किट की डेफिनेशन लिखनी है कि LCR सर्किट में यहाँ पे I = I0 sin ωt अपन प्रोवाइड करवाते हैं, और L, C और R तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं अल्टरनेट सोर्स के साथ में, जहां पे सेम करंट फ्लो होती है। ये LCR सर्किट में आपको लिखना है। अब अगर LCR सर्किट का अपन बनाते हैं क्या प्यारे बच्चों, फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम आपको कैसे बनाना है, इधर देखना एक बार जरा। ये लो जी, ये ले लिया अपन ने एक्स एक्सिस, ये अपन ने एक्स एक्सिस ली। अब देखना यहां पे, और एक्स एक्सिस में अब यहां से इधर अपन मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है, और वो मैक्सिमम करंट यहां पे कितनी है, I0 है प्यारे बच्चों।
यहां पे कितनी है मैक्सिमम, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, इधर फ्लो हो रही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, आई नोट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। चलते हैं अपन आगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको ले लो पॉइंट नंबर ए। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का क्या बिहेवियर है कि वो करंट की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फाई बराबर वहां कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर वहां पे फाई बराबर 0 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहां से कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ए मान लो, क्या मान लो प्यारे बच्चों, कोई पॉइंट ए मान लो, और यहां पर क्या होएगा, इनके बीच में जो आएगा वो वोल्टेज आ जाएगा आपका वी आर। बोलो, क्योंकि अब ये वी आर जो आर के कारण जो फ्लो हो रहा है वो आर का इसी डायरेक्शन में आ गया। समझ गया आप मेरी बात को, ये सेम टू सेम ये का ही आ गया। अब चलते हैं अपन किसके कारण, इंडक्टर के कारण। इंडक्टर आपको क्या पता है कि इंडक्टर में एल के कारण जो होता है ना, एल के कारण जो वोल्टेज है वो इसमें आई नोट से क्या होता है, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस से आगे चलता है। तो पाई बाई 2 में आगे चलेगा, इसका मतलब ये आगे जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी इसकी, यहां पर मान लेते हैं अपन। और ये वाली जो वैल्यू आ गई बच्चों, इस वाली वैल्यू को अपन मान लेते हैं वीएल। ले लें यहां पर ये वाली वैल्यू को अपन क्या ले लेंगे जी, वीएल, यहां पर वैल्यू ले ली अपन ने, और इसको अपन लिख दो ओबी लिख दो। ओबी से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, इंडक्टर के कारण जो वोल्टेज है। अब तीसरी बात, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट पाई बाई 2 आगे चलता है, तो अगर करंट पाई बाई 2 पीछे चलेगा तो वोल्टेज पाई बाई 2, सॉरी, करंट जो है वो पाई बाई 2 आगे चलता है। तो करंट जब पाई बाई 2 आगे चलेगा तो वोल्टेज क्या करेगा, पाई बाई 2 पीछे चलेगा। तो वोल्टेज पाई बाई 2 पीछे चल रहा होगा, तो भाई साहब ये इधर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और ये मान लेते हैं अपन सी पॉइंट, और यहां पर अपन मान लेते हैं वीसी। मान लिया अपन ने यहां पे वीसी, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, यहां पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि वीएल ग्रेटर देन वीसी। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि वीएल की जो वैल्यू है वो वीसी से ज्यादा है। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर वीएल की वैल्यू वीसी से ज्यादा है, इसका मतलब ये इतनी वैल्यू यहां से माइनस होएगी, और ये कुछ वैल्यू जो है ये अपन मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लो बी डैश, ये वाली वैल्यू वो है जो अपन ने यहां से मान लेते हैं अपन इसको, और इसको अपन मान लेते हैं प्यारे बच्चों वीएल माइनस वीसी। ये पूरा वीएल था ना, ये यहां से माइनस हो गया, तो ये वीएल माइनस वीसी आ गया। ये कितना आ गया, वीएल माइनस वीसी, ये आ गया वीआर। जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो कहीं यहां पे कोई रिजल्टेंट बन रहा होगा, और उस वाली रिजल्टेंट वाली वैल्यू को अपन कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ई नोट मान लेते हैं। और ये कितना एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट इसके साथ में, फेज डिफरेंस का फाई का बना रहा होगा। ये फेज डिफरेंस इसका कितना हो गया, फाई का हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन इसको, देखो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं अपन, इधर आ बबुआ, इधर आजा बबुआ, इधर आजा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपन, है ना। तो देखो ये वीएल, अब यहां पे बनाओ, लगाओ ट्राइंगल रूल लगा दो, इसको लिख दो आप पॉइंट पी लिख दो चाहो तो। ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ओपी की वैल्यू है ई नोट। इसका मतलब यहां पर ई नोट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, तो ई नोट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी जी, वी आर स्क्वायर प्लस में वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, यहां पर वापस से चलो, ई नोट बराबर कितना प्यारे बच्चों, वी आर बराबर कितना आएगा, वी आर बराबर आएगा आई नोट इंटू में आर। प्यारे बच्चों वीएल बराबर कितना आ जाएगा, आई नोट इंटू में एक्सएल। वीसी बराबर कितना आ जाएगा, आई नोट इंटू में एक्स सी। अरे है या नहीं है, तो बताओ वी आर की वैल्यू कितनी, आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में आई नोट स्क्वायर, और यहां से ले लो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखो जी, तो ई नोट की वैल्यू कितनी आ गई जी, ई नोट की वैल्यू यहां से आई नोट को बाहर निकाल लो, और अंडर रूट में कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और आई नोट अपॉन ई नोट को आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। प्यारे बच्चों ये ई अपॉन आई क्या होता है, ये इंपीडेंस होता है, ये प्रतिबाधा होती है, इसको जेड कहते हैं। तो जेड बराबर कितना हो गया, ई नोट अपॉन आई नोट। जेड का मतलब क्या हुआ कि जब एलसीआर सर्किट के अंदर
LCR तीनों जुड़े हुए रहते हैं, तब जो पूरा उसका प्रतिरोध होता है, जो पूरा उसको रोकने का होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसका इंपीडेंस कहते हैं, उसकी प्रतिबाधा कहते हैं। तो Z बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया जी E0 अपॉन में I0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। याद रख लेना अब आप Z की वैल्यू को, सबसे पहला पहला काम था इसके अंदर Z की वैल्यू निकालना, और वो अपन निकालने में क्या हो गए हैं, सक्षम हो चुके हैं। वो अपन ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, निकाल ली क्या। अब सुनो जरा मेरी बात, मेरी पूरी बात ध्यान से। आप यहां पे आपने Z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आपका आ गया Z आ गया। क्या इंपीडेंस आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, तो न्यूमेरिकल के टाइम पे आप इसको याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से आप, एक चीज और है ना। अब अपन यहां पे क्या निकालेंगे, आपसे पूछा जाए, इधर आ जाओ, आपसे पूछा जाए फेज डिफरेंस बताओ जी, क्या बताओ, फेज डिफरेंस। आपसे क्या पूछा जाए कि फेज डिफरेंस बताओ, कला कोण कितना आएगा। तो देखो कला कोण अगर आपको इस डायग्राम में निकालना है, तो डायग्राम में कला कोण निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे जी, tan फाई। अरे लगाओगे कि नहीं लगाओगे, tan फाई, और tan क्या होता है, y अपॉन एक्स, और y कितना है प्यारे बच्चों, देख लो VL माइनस VC, VL माइनस VC, और नीचे x कितना है VR, तो tan फाई बराबर कितना आ गया, VL माइनस VC अपॉन R। या आप होशियार बच्चे हो, मुझे जहां तक लगता है इसको ये भी लिख सकते हैं अपन कि tan फाई बराबर XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। देखो ध्यान, क्या tan फाई बराबर XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R लिखा जा सकता है। ये हो गया जी आपका LCR सर्किट के बारे में सारी की सारी चीजें, ठीक है। एलसीआर सर्किट के बारे में जो चीज बतानी थी वो आपका हो गया। अब एलसीआर के अंदर ही चीजें चलेंगी। अब पढ़ते हैं अपन एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका फेजर डायग्राम, और इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा दो तीन बातें कि भाई ये ना, जब ये ओ ए को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर से, जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है ना। और फिर आपका एक क्या हो गया, ओबी। ओबी क्या होता है, करंट के पाई बाई टू फेज डिफरेंस से आगे चलता है, इसलिए उसको ओबी से रिप्रेजेंट किया गया। फिर ओसी में लिखोगे, ये पाई बाई टू पीछे चलता है, इसलिए उसको नीचे की तरफ ओसी दिखाया गया है। वीएल की वैल्यू वीसी से ज्यादा है। ऐसी चार पांच लाइनें आपको हिंदी में, शुद्ध इंग्लिश में, जो भी आप लैंग्वेज के बच्चे हो उसमें आप लिख देना। तो उससे आपका ये एलसीआर सीरीज सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। अब एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर जो चीज आती है वो आती है प्यारे बच्चों रेजोनेंस, जिससे इस बार क्वेश्चन आने के सारे चांसेस हैं। एलसीआर में भी आ सकता है, तो इसमें जेड की वैल्यू आप लोग याद रखना, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आओ बच्चों जरा, आओ बच्चों तुम्हें सुनाई 12th के पेपर की कहानी, कल का, है ना। चलो तो अब सुनो जरा मेरी बात गौर से आप लोग, और अब जो अपन डिस्कस करेंगे एलसीआर, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, होशियार बच्चे आप लोग बताएंगे। रेजोनेंस का मीनिंग ये होता है कि भाई अनुनाद, अनुनाद परिपथ बोलते हैं। अनुनाद का मतलब ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू जहां पे आ रही है। अब देखना अनुनाद का मतलब मैं आपको बताता हूं, आज से पहले कोई नहीं बताया होगा आपको। इधर देखना, अनुनाद की कहानी में देखना होता क्या है। आप एक बात सोचो, यहां तो लिखो आप एक्सएल, और यहां लिखो प्यारे बच्चों एक्ससी। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, और एक्ससी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी। सही बात है या नहीं है। इधर आओ जरा, अब देखना, यहां से आना। अब अगर ओमेगा की वैल्यू कम है, ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं बहुत कम है रे, ओमेगा की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो जैसे ही ओमेगा ए की वैल्यू बहुत कम होएगी, तो आपका एक्सएल क्या हो जाएगा, नगण्य होएगा कि नहीं होएगा। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, तो एक्सएल की वैल्यू भी बहुत कम है। लेकिन वहां पर ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होने के कारण एक्ससी बहुत बहुत ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे एक्सएल बढ़ेगा।
और जैसे ही एक्सएल बढ़ेगा वैसे ही एक्ससी क्या होएगा प्यारे बच्चों, कम होएगा। अब देखना यहां से, जैसे ये यहां पर ओमेगा है, ये क्या है ओमेगा, अब ओमेगा धीरे 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 ऐसे बढ़ रहा है। अब एक्सएल, एक्सएल की कहानी तो क्या है, एक्सएल तो ऐसे जाएगा और एक्सी तो पहले ऊपर बैठा है तो वो नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो टुक 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 बढ़ रहा है। एक्सी क्या है, टुक 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 नीचे हो रही है। इसका मतलब कोई सा नहीं कोई सी एक ओमेगा की वैल्यू ऐसी आएगी जब ये वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि ये तो ऐसे ऊपर चढ़ रहा होगा और वो ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जब वो दोनों बराबर होंगे। और जब वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे ना, वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब जहां पर एक्स एल बराबर एक्स सी आ जाएगा, जहां पर एक्सएल बराबर कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर एक्सएल बराबर क्या आएगा, एक्स सी आएगा, और उसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अच्छा, जब एक्सएल बराबर एक्स सी आएगा तो उसको अनुनाद की स्थिति क्यों कहते हैं वो सुनो, कि जब एक्सएल बराबर एक्स सी आएगा तो प्यारे बच्चों जेड बराबर कितना आएगा, जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है या नहीं है। तो एक्सएल बराबर एक्स सी है, तो यहां पर जेड की वैल्यू आर आई की नहीं आई, और ये वाली वैल्यू होती है मिनिमम। जेड की वैल्यू क्या होगी, आर, आर तो सबसे कम होता है, तो आर की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, मिनिमम होगी। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से आप, अब क्या होगा, करंट कितनी फ्लो होगी, करंट बताओ जरा, इसका मतलब आई नोट बराबर कितना आ जाएगा, ई नोट बटे में जेड। तो प्यारे बच्चों आई नोट बराबर कितना आएगा, ई नोट बटे में आर, आर मिनिमम है, तो ये आई नोट आपका मैक्सिमम आया कि नहीं आया, कहां पे मैक्सिमम आएगा, एक्सएल बराबर एक्ससी पे। ये होगी अनुनाद की डेफिनेशन कंप्लीट। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति जहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। उस टाइम पे रेजोनेंस सर्किट कहलाता है वो, उसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उस सर्किट को अपन रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम पर एक्सएल बराबर एक्सी आएगा, आई नोट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और जेड की वैल्यू आर आएगी। चले, चलो तो, है ना। ये वाली सबसे पहली पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सबसे पहली पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब उसके आगे चलते हैं अपन। अब देखो रेजोनेंस की कंडीशन अपने सामने आ चुकी है, अब रेजोनेंस का आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन, चलो जी इधर इधर इधर, ठीक है, आओ रेजोनेंस का ग्राफ बनाओ। तो रेजोनेंस का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाओ जी। ये देखो का ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ ये बनेगा, ये बन गया, बहुत सुंदर, आजकल में डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर। ये देखो प्यारे बच्चों, बना कि नहीं बना, ये यहां पर इसका मतलब वो वैल्यू आ गई ओमेगा आर। वो ओमेगा आर क्या है, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी, अभी अपन निकालेंगे ओमेगा आर की वैल्यू भी कितनी होती है। ओमेगा आर क्या हो गया, रेजोनेंस वाली वैल्यू आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ओमेगा आर से वैल्यू कम हो, मान लेते हैं ये वाली वैल्यू कम हो, ये वाली करंट जो है ना, ये मैक्सिमम है, आई नोट है, ये क्या है, आई नोट, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब जैसे ही आप इधर जाओगे तो ये वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, और अगर आप इससे बढ़ोगे तो भी वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब रेजोनेंस वाली वो वैल्यू होती है जिस किसी एक वैल्यू पे तो मैक्सिमम आएगा, और उससे ज्यादा करो या उससे कम करो वो वैल्यू हमेशा कम रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपको एफएम चलाना है, और एफएम पे आपको देखो, इसका जो एग्जांपल है सबसे बेस्ट एग्जांपल, वो आप एफएम रेडियो से सिग्नल जो लेते हैं वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, है ना। वो क्या करता है, एंटीना से वही सिग्नल, जैसे आपको 91.1 एफएम चलाना है, 91.1 मेगाहर्ट्ज का जो एफएम सिग्नल आता है वो आपको चलाना है। तो अब अगर 91.1 आप करोगे तो आपका सिग्नल पकड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी तो वो 91.1, अगर वो 91.1 से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब आपके पास में वो जो करंट आ रही है वो कम है, और इसका मतलब 91.1 से कम रहेगा तो भी वैल्यू आपकी कम रहेगी। सिग्नल पकड़ ही नहीं रहा ना आपका, इसका मतलब सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब वहां पे आपको उतना सिग्नल नहीं मिल पा रहे जितने आप लेना चाहते हो। तो एक फिक्स वैल्यू पे वो काम करता है, और वो फिक्स वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
समझ गया आप मेरी बात को? अच्छा, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है जरा उसके बारे में एक बार अपन चर्चा कर लें। तो देखो XL बराबर XC, अभी अभी आपने कहा XL बराबर XC, तो XL की वैल्यू कितनी है? ओमेगा आर मान लो इसको, ओमेगा आर इंटू एल, और ये प्यारे बच्चों कितना? 1/ओमेगा आर इंटू सी। इसको उधर ले जाओ तो ये आ गया ओमेगा आर स्क्वायर बराबर कितना? 1/LC। तो प्यारे बच्चों ओमेगा आर बराबर कितना? 1/√LC। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2πFR। तो 2πFR आ गया 1/√LC। तो इसका मतलब एफ आर बराबर कितना आ गया? 1/2π√LC। ये आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो तो एफ आर, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, ये वाली वैल्यू आ गई 1/2π√LC। ये सबसे पहली पहली बात एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के लिए, कि एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के लिए आपको जो चीजें पूछी जाती है वो क्या चीज है। चलो अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा और वो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ मतलब आधी, पावर मतलब शक्ति, अर्ध शक्ति आवर्ती। क्या लिखोगे जी इसको? अर्ध शक्ति आवर्ती, अर्ध शक्ति आवर्ती, है ना? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो अभी अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था ना, इसमें देखो आप, इसमें क्या है कि भाई इस वाली वैल्यू से अगर आप कम करोगे, ओमेगा आर से वैल्यू कम करोगे तो भी कम रहेगी वैल्यू करंट की, और ओमेगा आर से ज्यादा करोगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी कि नहीं रहेगी? इसको मतलब कुछ वैल्यू ऐसी रहेंगी दो इसके अगल बगल में जहां अपन आधी वैल्यू मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? जैसे इधर से कम चलता हो, सपोज करो इधर 0 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 0 है और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये इधर आ रहा है कम होएगा, तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर आएगा जहां पर ये आधा हो जाएगा। अच्छा आप इधर चलो, यहां पे भी कोई ना कोई ऐसी बिंदु जरूर आएगी जिसकी वैल्यू क्या होगी? आधी होगी। क्यों आएगी? क्योंकि ओमेगा आर तो मैक्सिमम है, ज्यादा ही ज्यादा है। इधर जाओगे तो वैल्यू कम होएगी, तो कम होएगी तो कोई सा ना कोई सा पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ओमेगा आर अपॉन 2 की वैल्यू आ जाए, या यहां पे ऐसी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि जो यहां वैल्यू आ रही है उसकी आधी आ जाए, आएगी नहीं? उन वाले बिंदु को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उनको कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु। उनको अपन क्या कहते हैं? अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट जहां पर उसके अगल बगल में दोनों पॉइंट जहां पर पावर क्या रहेगी? आधी होगी। अच्छा अगर पावर आधी होगी तो पी क्या है? पी की वैल्यू जो है वो पी मैक्सिमम का जस्ट हाफ है। पी की वैल्यू जो है वो पी मैक्सिमम का क्या है प्यारे बच्चों? जस्ट हाफ है। तो पी की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर आर। आर तो आर है, इसका मतलब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर पी की वैल्यू आधी है ना, तो इसका मतलब करंट की अगर मैं बात करूं तो देखो स्क्वायर में है ना करंट, करंट किस में? स्क्वायर में। इसको सॉल्व करो तो रूट लगाओगे फिर आप, इसका मतलब आई की वैल्यू जब मैक्सिमम की कितनी हो जाती है? 1/√2, तो उस वाले पॉइंट को भी अपन क्या कहते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और एक जो अल्टरनेटिंग सर्किट जो करंट पड़ता है, जितनी करंट, वो करंट कहलाती है IRMS। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? IRMS। तो जरा अब IRMS का करते हैं अपन। अब ये IRMS देख लो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा अच्छे से देख लेना आप। देखो यहां से देखना आप, हमने क्या कहा कि IRMS की वैल्यू इस IRMS मैक्सिमम का कितना अपोन में √2, कितना? √2। तो देखो IRMS की वैल्यू होती है, I बराबर होता है E बटे में R, तो ERMS बटे में Z, और Z की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा यहां से लेंगे IRMS मैक्सिमम, मतलब ये आ जाएगा ERMS बटे में, जब उसकी वैल्यू नीचे Z लिखेंगे तो मैक्सिमम के लिए XL बराबर कितना आ जाएगा? XC, तो ये केवल R आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर का अंडर रूट R, और यहां पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? √2। ये ERMS से ERMS कैंसिल आउट, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर आ गया R स्क्वायर इंटू 2।
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, इधर देखो देखो, तो इसका मतलब आर स्क्वायर इधर आ गया, तो आर स्क्वायर इधर आ गया, तो ये आ गया एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बराबर ये 2r स्क्वायर है ना इधर, अरे इधर ये 2r स्क्वायर है या नहीं है, और ये आर स्क्वायर आएगा तो केवल आर स्क्वायर बचेगा। दोनों तरफ प्यारे बच्चों अंडर रूट ले लो, तो जैसे ही दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो एक्सएल माइनस एक्स सी बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस आर, है ना। और एक्सएल की वैल्यू लिख लो, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ये होता है -1/ओमेगा सी, बराबर आ गया प्यारे बच्चों प्लस माइनस आर। एक बार तो वैल्यू प्लस ले लो और एक बार वैल्यू माइनस ले लो, तो मान लेते हैं प्लस ले रहे हैं अपन, तो ओमेगा 1 एल माइनस में 1/ओमेगा सी बराबर आ गया प्यारे बच्चों आर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में क्या करोगे, फिर लिखोगे माइनस, तो ओमेगा 2 एल माइनस में 1/ओमेगा 2 सी बराबर आ गया प्यारे बच्चों माइनस आर। हाँ जी, तो बच्चों ये कितना आ गया, ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2 सी बराबर आ गया प्यारे बच्चों माइनस का आर, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, 1+2 कर दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। तो प्यारे बच्चों जैसे आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ोगे आपको क्या मिलेगा, देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू में आ गया एल माइनस में 1/सी 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 और प्यारे बच्चों आ गया 0 आपका। ये आया कि नहीं आया, जैसे अपन ने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो ऐड करते क्योंकि ये प्लस आ रही है माइनस आ रही है तो दोनों कट गए। अब जैसे ही आएगा तो ये कितना आ गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू में एल बराबर आ गया 1/सी 1/ओमेगा 1 प्लस में 1/ओमेगा 2। देखो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा ये ओमेगा 1+2, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी मत काटो, इतनी जल्दी मत करो मनीष सर। तो ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर आ जाएगा आपका, हाँ जी, बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी, इनटू में एल इक्वल्स टू कितना आ गया 1/सी 1/सी, ये आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2। कटा गया कुछ ना कुछ, अब तो कट गया ना ऊपर वाला, तो जैसे ही कटेगा ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 इधर आ गया और बराबर में आ गया प्यारे बच्चों 1/LC। तो इसका मतलब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 अभी मेरे पास में 1/LC आ गया। अब क्या करो प्यारे बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करो। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करो, माइनस करो। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ओमेगा 1L -1/ओमेगा 1C बराबर आर, ओमेगा 2L -1/ओमेगा 2C बराबर माइनस आर। ये दोनों थी ना, अलग से लिख लिया एक बार अपन ने, पीछे जाएंगे इसे बढ़िया यहीं लिख रहे थे। अब दोनों को माइनस कर दो, तो जैसे ही दोनों को माइनस करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू में एल, ये करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1/ओमेगा 2C माइनस 1/ओमेगा C बराबर आ गया प्यारे बच्चों 2R। तो ये आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल, और यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/C, तो आ गया 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 1 बराबर आ गया बच्चों 2R। क्या करोगे इसको, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू में आ गया एल, और प्लस में आ गया प्यारे बच्चों 1/ओमेगा C, यहां से आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपोन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर आ गया 2R। बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने कि भाई ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर होता है 1/LC, होता है कि नहीं होता, तो वो वाली वैल्यू यहां पे रख दो। देखो तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और इंटू में आपका एल, प्लस में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और
अपॉन में सी, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन एल सी। ये सी से सी कैंसिल आउट, बराबर 2r। एल ऊपर गया तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल, प्यारे बच्चों आ गया 2r। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर आ गया प्यारे बच्चों r अपॉन एल, है या नहीं है। और ओमेगा को क्या लिख देंगे अपन, 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 बराबर आ गया r अपॉन एल। इसका मतलब f1 माइनस f2 आ गया r बटे में 2 पाई l। और प्यारे बच्चों इसी को अपन क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं, इसको बैंड चौड़ाई कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। ये चीजें आपसे पूछी जाएगी एलसीआर सर्किट के अंदर, बैंड विड्थ आपसे पूछा जाएगा। और देखो बैंड विड्थ आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ में एक चीज मैं आपको और करवा देता हूं ताकि अपना काम फिनिश हो अब। और वो क्या चीज है प्यारे बच्चों, वो चीज है आपका क्यू फैक्टर। क्या है जी, क्यू फैक्टर। अरे क्यू फैक्टर क्या चीज होती है, स्टेबिलिटी को बताता है, स्थायित्व को बताता है क्यू फैक्टर। और क्यू की जो वैल्यू होती है ना, क्यू की वैल्यू जो आ जाती है या तो एल पर वोल्टेज या सी पर वोल्टेज। कौन सी कंडीशन में, रेजोनेंस वाली कंडीशन में। और नीचे आ जाएगा वी आर, ये वाली वैल्यू होते हैं। तो कोई सा भी ले लो, एक वी एल ले लेते हैं जैसे अपन। तो वी एल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ओमेगा इंटू एल, रेजोनेंस वाली मतलब ओमेगा आर, इंटू में वी आर बराबर क्या होता है, एक सेकंड गलत बता दिया मैंने। वी एल बराबर कितना होता है जी, वी एल बराबर होता है करंट आई इंटू में एक्सएल, नीचे आ जाएगा यहां से आई नोट इंटू में आर। तो ये प्यारे बच्चों आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट, इसका मतलब ये आ गया एक्सएल बटे में आर। और एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा आर इंटू में एल डिवाइडेड बाई आर। प्यारे बच्चों क्यों की जगह लिखेंगे एल अपॉन आर तो एज इट इज, और ओमेगा आर कितना होता है, ओमेगा आर होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में एल सी। तो क्यों बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन आर एज इट इज, और अंडर रूट में आ जाएगा एल अपॉन सी। ये आ गया प्यारे बच्चों आपका क्या, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। और क्यू फैक्टर हमेशा जैसे जैसे आर बढ़ेगा, एल और सी अगर सेम है तो आर बढ़ेगा तो क्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। हाँ जी, ये हो गए आपके चीजें कंप्लीट। एलसीआर सर्किट मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। एक बात आप याद रखना, आपसे पावर पूछा जा सकता है, P बराबर वी आई। आपसे किसके बारे में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, पावर के बारे में पूछा जा सकता है कि पावर क्या चीज होती है। P बराबर वी आई वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपसे एवरेज पावर वगैरह पूछा जा सकता है, जिसमें आपको पावर फैक्टर बोलेगा। अगला क्या बोलेगा, पावर फैक्टर। अगर आपने P एवरेज पढ़ा है तो P एवरेज बराबर कितना आएगा, P एवरेज की वैल्यू कितनी आती है, P बराबर वी आई होता है ना, तो P एवरेज की वैल्यू आती है प्यारे बच्चों ई आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कोस फाई। ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। जहां पर ये पावर फैक्टर होता है ना कोस फाई, इस कोस फाई की वैल्यू होती है आर अपॉन जेड। कोस फाई की कितनी वैल्यू होती है, आर अपॉन में जेड। कोस फाई कितना होता है, आर बटे में जेड। इस कोस फाई की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों पावर फैक्टर की वैल्यू, याद रखना। न्यूमेरिकल के लिए काम किया जा सकता है ये। अब जैसे मान लेते हैं अपना सबसे पहला पहला कंडीशन है कि केवल और केवल क्या जुड़ा हुआ है, केवल और केवल आर जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस। केवल और केवल प्यारे बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो जब रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है तो जो पावर फैक्टर आता है कोस फाई वो कितना होता होगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है तो ये कितनी वैल्यू आती है, 1 आती है कि नहीं आती। तो पावर फैक्टर जो पीएफ, पीएफ बराबर कितना, कोस फाई, और कोस फाई बराबर कितना, आर बटे में जेड। अब मुझे एक बात बताओ, जब केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहेगा तो पावर फैक्टर तुम्हारा 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर फाई की वैल्यू कितनी आती है, 0 डिग्री आता है। अच्छा, जब केवल एल जुड़ा हुआ रहेगा तो एंगल आपका आता है पाई बाई 2, 90 डिग्री। तो इसका मतलब उस टाइम पे पावर फैक्टर कितना आएगा, 0। अच्छा, जब केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा तो भी एंगल 92 होता है, तो पीएफ
90 होता है मतलब, तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, एक वैल्यू, 2 वैल्यू और 3 वैल्यू, चौथी वैल्यू अगर पूरा का पूरा एलसीआर सर्किट जुड़ा हुआ है तो पावर फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करेगी, तो उसकी वैल्यू आप केवल R/Z लिख दो। अगर मैं पांचवा कंडीशन लू कि एलसी सर्किट जुड़ा हुआ है, कौन सा सर्किट जुड़ा हुआ है, एलसी सर्किट जुड़ा हुआ है, तो देखो एल और सी, तो यहां पे अपन को किसकी वैल्यू निकालनी, वही सेम टू सेम कर दो, कोस फाई बराबर आर बटे में जेड, क्योंकि एल और सी के बीच में पता नहीं कितना है। ठीक है, नंबर 6, अगर आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है, एलआर सर्किट जुड़ा हुआ है, तो देखो एलआर सर्किट के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, आर तो उसके साथ ही रहता है, और एलआर सर्किट में कितना, π/2, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। नंबर 7वां, अगर आपके पास में आरसी सर्किट जुड़ा हुआ है, तो आर का तो 0 होता है, सी का π/2, तो वापस से कोस फाई बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपके पास कंडीशन है बच्चों किसकी, रेजोनेंस की, अनुनाद की स्थिति है, कैसी स्थिति है, अनुनाद, अनुनाद में क्या आता है, XL बराबर XC, और Z बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, R। अरे Z बराबर R होता है कि नहीं होता, तो जैसे Z बराबर R आ जाएगा तो कोस फाई बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। मेरी ऐसी आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोगों को एक और नेक्स्ट क्लास मिलेगी, उसके अंदर चीजें आपको मिलेंगी कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करें, बिना कोई स्ट्रेस के, जो जो चीजें आती हैं उनको करें सबसे पहले। और देखो एक चीज मैं आपको और एडवाइस करना चाहूंगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ के आना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ के आना, ये समझ लेना आप, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया आप लोगों, बाकी आपकी मेहनत है और आप मेहनत बहुत बढ़िया तरीके से कर। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के।